सो क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड 1 to 90। एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं जो कि 1 से 90 नंबर तक है। अगर हम कोई एक डिस्क निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर एक 2 डिजिट नंबर होगा या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या नंबर डिविजिबल बाई 5 होगा। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो टोटल डिस्क्स हैं वो 1 to 90 हैं, 1 से 90 तक है ना, तो टोटल डिस्क तो हमारे पास 90। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस पर 2 डिजिट नंबर होगा, तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10, अगला 11, अगला 12 डॉट 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 कहाँ तक 90 तक। तो 10 से 90 तक टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, है ना। तो 10 से 90 तक बेटा टोटल 2 डिजिट नंबर 81 होंगे। ठीक है, 81 होंगे, तो 10 से 90 तक कितने हो जाएंगे 81 नंबर्स हो जाएंगे 2 डिजिट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इक्वल्स 81 अपॉन में टोटल नंबर्स 90, तो विच इक्वल्स 9 9 81, 9 10 90 इक्वल्स 9 अपॉन 10। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट बताना है जी हमको कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे 1 से 90 में, एक तो 1 होगा, ठीक है, और अगला 4 होगा, अगला 9 होगा, अगला 16 होगा, अगला 25 होगा, अगला 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा। ठीक है ना, और 81 के बाद अगला क्या आएगा 100, तो 100 तो 90 के बाद आता है। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स 9 अपॉन में 90 विच इक्वल्स 1/10। थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाई 5। तो बेटा पहला नंबर जो 5 से डिविजिबल होगा क्या होगा 5 ही होगा, अगला 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70। हालांकि यहाँ मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं मान के चला हूँ कि मान लो किसी बच्चे ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना पढ़ा हो और फिर वो प्रोबेबिलिटी पे आया हो, है ना, तो इस वजह से हम इसी अप्रोच को क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं। तो 75, 80, 85, 90, तो ये सारे नंबर क्या होंगे 5 से डिविजिबल होंगे ना। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाई 5 इक्वल्स 18 अपॉन में 90। सो 9 2 ज़ा 9 10 ज़ा विच इक्वल्स 1/5, है ना, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। ठीक है, सो बेटा नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19th। क्वेश्चन नंबर 19th, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शोज द लेटर्स। तो अभी तक जो हमने डाई देखी थी उसमें तो डॉट्स होते थे ना ऐसे 1 2 3 4 5 6। भाई यहाँ 6 होता है और अपोजिट फेस पे इसके एकदम क्या होगा 1, फिर यहाँ क्या होता है 2, फिर यहाँ क्या होता है जी 5, फिर यहाँ क्या होता है 4 और यहाँ क्या होता है 3। हमने तो ये डाइस देखी है, ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है कि हमारे पास एक डाइस है और उस डाइस में ऐसे लेटर्स हो रखे हैं, मतलब डॉट्स नहीं है लेटर्स हैं। मतलब एक जगह ए है, दूसरी जगह बी है, तीसरी जगह सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर ए है, ऐसे मतलब उसके 6 फेसेस पे ये लेटर्स हैं। बात समझ। तो बोल रहे हैं अ डाइस थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो अब आप चेक कर लो, डाई के 6 फेसेस में से 2 फेसेस पे तो ए ही है ना, तो ए के आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो ए कितनी बार आ रहा है बेटा 2 बार आ रहा है, तो 2 अपॉन में टोटल आउटकम 6 विच इक्वल्स 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो डी कितनी बार आ रहा है बेटा 1 बार ही आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इक्वल्स 1/6। ठीक है, सो बेटा नोट करो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 20। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर, है ना। तो हमने एक डाई थ्रो करी, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम डाई थ्रो कर रहे हैं वो इस रेक्टेंगुलर रीजन के भी इस सर्कुलर रीजन में आके क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए। तो हमारा जो फेवरेबल केस हो गया, जो हम चाहते हैं वो क्या कि डाई किस में ड्रॉप हो जाए, सर्कल में। और जो हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, मतलब जो टोटल एरिया है जहां कहीं डाई ड्रॉप हो सकती है, वो क्या है अपना रेक्टेंगल है। ठीक है, तो जी
डायमीटर ऑफ सर्कल है बेटा, डायमीटर ऑफ सर्कल है 1 मीटर, सो रेडियस कितना होगा 1/2, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो हमारा फेवरेबल आउटकम है भाई, जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो क्या है कि भाई डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, है ना। हम यही तो चाहते हैं कि भाई डाई कहाँ ड्रॉप हो जाए, सर्कल के अंदर ड्रॉप हो जाए, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल इक्वल्स एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो हम अगर तो ये एरिया तो हो गया पाई और रेडियस कितना है जी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ विच इक्वल्स 3 × 2, तो कितना आ जाएगा पाई अपॉन में 3 जो 6 लिख दिया, ये 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 विच इक्वल्स π/24 इज आवर आंसर, ठीक है। सो नोट करो बेटा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21, अ लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। अच्छा जी, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, अगर बढ़िया होगा तो नूरी उसे परचेज कर लेगी, बट विल नॉट बाय इफ इट डिफेक्टिव होगा तो नहीं परचेज करेगी। शॉपकीपर ने एक पेन निकाला और नूरी को दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बाय कर लेगी, क्या प्रोबेबिलिटी है वो बाय नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा हमारे टोटल पेन्स कितने हैं, तो टोटल पेन्स तो 144 हैं, जिसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव हैं 20, तो नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे, नॉट डिफेक्टिव होंगे अपने 144 माइनस 20 विच इक्वल्स 124 हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब शी विल बाई इट, अगर वो उसे खरीदेगी तो जाहिर सी बात है वो नॉट डिफेक्टिव होगा ना, तभी तो खरीदेगी। और शी विल नॉट बाई इट, तो इसका मतलब क्या होगा, वो डिफेक्टिव होगा। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, शी विल बाई इट, तो प्रोबेबिलिटी शी विल बाई इट, तो अगर उसे वो बाय कर लेगी तो वो नॉट डिफेक्टिव होगा विच इक्वल्स 124 अपॉन में टोटल पेन्स 144, ठीक है। तो कितना हो गया अपना 2 6 2 2 272 231 236, सो 31 अपॉन में 36। शी विल नॉट बाय इट, तो प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय इट, वो नहीं खरीदेगी। अगर वो नहीं खरीदेगी तो उसका मतलब कैसा है, वो डिफेक्टिव पेन्स हैं, तो 20 अपॉन में टोटल पेन्स 144 विच इक्वल्स 10 तो जी ये 2 10 272 2 5 एंड 236 विच इक्वल्स 5/36, ठीक है ना। सो बेटा नोट करो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इवेंट सम ऑन 2 डाइस 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, तो अपना क्वेश्चन बेटा ये है कि हमने 2 डाइस रोल करी, तो जैसे हम 2 डाइस रोल करेंगे तो आउटकम्स आएंगी हमारी 1 1 1 2 1 3, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी आ गई 6 6 तक, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स 36 आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है कि दोनों डाइस पे सम जब 2 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब एक बात देखो, तो ये 1 पहली डाइस पे आया है, ये 1 दूसरी डाइस पे आया है, इसका सम कितना है 1 + 1 2, जो कि कितनी बार आ रहा है, बस एक ही बार आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/36, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे कि जब सम 3 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सम जब 3 होगा तो सम 3 किस पे होगा 1 2 पे होगा भाई, 1 + 2 3 या 2 1 पे होगा, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जब सम 3 होगा 2/36। अरे बात सारी समझ आ रही है बेटा, अरे बेटा जब सम 3 होगा तो किस पे होगा 1 2 पे होगा और 2 1 पे ही तो होगा, उसके अलावा और कोई है ही नहीं भाई, ये 2 2 है, ये तो 4 हो गया, ये 1 3 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। अच्छा जी, अब जब सम 4 होगा तो उसके लिए पॉसिबल केस क्या होंगे, एक तो 1 3 होगा, एक तो ये वाला होगा 1 3, और एक 2 2 होगा, एक 3 1 होगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी 3/36।
जब सम 5 होगा तो सम 5 किस किस पे होगा, 1 4 पे होगा, 2 3 पे होगा, 3 2 पे होगा, 4 1 पे होगा, है ना, और किसी पे होगा। तो अपने टोटल पॉसिबल केसेस कितने आ गए, एक तो 4 1 आ गया, 3 2 आ गया, 2 3 आ गया, 1 4 आ गया, ये हो गए जी, है ना। तो 4 पॉसिबल केस हो गए जी, 4/36। अब सम 6 किस पे होगा, तो 1 5 पे होगा, ठीक है, 2 4 पे भी होगा, 3 3 पे भी होगा, 4 2 पे भी होगा, 5 1 पे भी होगा। तो ये सारे केसेस आ गए बेटा, अरे बात समझ आई, ये सारे केसेस आ गए। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। सो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36। अब सम 7 कब होगा, 1 6 पे होगा, 2 5 पे होगा, 3 4 पे होगा, 4 3 पे होगा, 5 2 पे होगा, 6 1 पे भी होगा। तो चेक करो, देखो ये सारे केसेस आ जाएंगे, ये वाले सारे केसेस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आ गया जी 6/36, ठीक है। अब सम 8 उसने गिवन दिया होगा 5/36। अब सम 9 किस पे होगा, तो 9 होगा जी एक तो आपका 6 3 पे, और एक 4 5 पे, एक 5 4 पे, और एक 6 3 पे। तो ये सारे पॉसिबल केसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 4/36। अब सम 10 किस पे होगा, सम 10 होगा एक तो 4 6 पे, 5 5 पे, 6 4 पे। तो बेटा 3 ये पॉसिबल केस आ जाएंगे, है ना। सो 3/36। अब सम 11 किस पे होगा, तो सम 11 होगा एक 5 6 पे और 6 5 पे, तो आ गया 2/36। और सम 12 किस पे होगा, भाई 6 6 पे ही होगा, तो उसने एक केस आपको दिया होगा 1/36। अब एक स्टूडेंट आर्ग्यूज, एक बच्चा बोला दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, है ना, यहाँ 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। मतलब भाई स्टूडेंट बोल रहा है कि सम के हमारे पास कितनी पॉसिबल आउटकम्स है, या तो 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, या 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। तो क्या हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। अब आप चेक करो, क्या हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11? भाई इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है, इसकी 2/36 है, इसकी 3/36 है, इसकी 4/36 है। तो सो इट इज नॉट अ केस ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, है ना, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 हेड्स और 3 टेल्स। मतलब हनीफ गेम जीत जाएगा कि अगर तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, है ना, एंड लूजेज अदरवाइज, वरना तो वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि हनी विल लूज द गेम। हम पहले बेटा सैंपल स्पेस बनाते हैं, है ना। टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। तो अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो उससे एसोसिएटेड सैंपल स्पेस क्या होगा अपना, तो हमारा सैंपल स्पेस होगा या तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, ठीक है। तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। हनीफ देखो कब जीतेगा, या तो तीनों हेड आ जाएं तो हनीफ जीत जाएगा, या तीनों टेल आ जाएं तो भी हनीफ क्या कर जाएगा, जीत जाएगा, है ना। बाकी सब केस पे क्या हो जाएगा, हनीफ लूज कर जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम इक्वल्स 6/8, दैट इज इक्वल्स 3/4, ठीक है। सो बेटा नोट करो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, what is the probability that 5 will not come up either time, 5 will come up at least once। तो डाइस थ्रोन ट्वाइस का पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को करेंगे आगे, ठीक है। तो डाई को जब हम 2 बार थ्रो करते हैं तो बेटा उससे एसोसिएटेड सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, बस हो लिया बेटा, बस हो लिया। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है जी, ओके। अब वो बोल रहा है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो नॉट कम अप ईदर टाइम का मतलब 5 एक बार भी ना आए और एक से ज्यादा बार भी ना आए। मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है, जैसे अगर मान लो 1 1 है तो इस 1 का मतलब है 1 अपीयरिंग ऑन फर्स्ट डाई, है ना, और इस 1 का मतलब है 1 अपीयरिंग ऑन सेकंड डाई। तो हमें बताना है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब 5 ना तो पहली डाई पे आए ना ही दूसरी डाई पे आए, है ना, मतलब इस डाई पे भी 5 ना आए, इस डाई पे भी 5 ना आए, ठीक है ना। तो टोटल देखो पॉसिबल केसेस कितने होंगे हमारे, ध्यान से देखना भाई। ये सारे हो जाएंगे 1 1 से 1 4 तक और 1 6 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ये सारे हो जाएंगे ना 1 1 से 1 4 तक और 1 6 आ जाएगा यहाँ से। ऐसी 2 1 से 2 4 तक 2 6 आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो 2 5 आ रहा है, ठीक है, तो ये हम नहीं इंक्लूड करेंगे। 3 1 से 3 4 तक और 3 6 आ जाएगा। यहाँ 4 1 से 4 4 तक और 4 6 आ जाएगा। यहाँ 5 1 से 5 4 तक और 5 6 आ जाएगा। यहाँ 6 1 से 6 4 तक 6 6 आ जाएगा, है ना। तो भाई टोटल पॉसिबल केसेस कितने हो गए कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम में, तो 1 2 3 4 5 यहाँ और 5 5 कितना 25। तो प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम इक्वल्स 25/36। 25/36। सेकेंड पार्ट, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। मैंने आपको बताया था एटलीस्ट का मतलब होता है जितना या उससे ज़्यादा। तो एटलीस्ट वंस का मतलब एक या उससे ज़्यादा, मतलब हमें वो सारे केसेस बताने जिसमें 5 एक बार आ रहा है या उससे ज़्यादा बार आ रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, 5 के वो सारे केसेस कौन से होंगे, ये पूरा केस हो जाएगा, ये सारे आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे, ये आ जाएगा और ये सारे केसेस हो गए, है ना। इसमें 5 एक बार आ रहा है या 5 5 में 2 बार आ रहा है। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस इक्वल्स 11/36, ठीक है बेटा। सो नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। So let's start question number 25. Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. तो पहली आर्ग्यूमेंट है जी अपनी, if two coins are tossed, there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails और 1 of each. Therefore, for each these outcomes, the probability is 1/3, है ना। तो इस बात को समझते हैं। वो कह रहा है कि भाई अगर 2 कॉइन हम टॉस करेंगे तो 2 हेड आएंगे, 2 टेल आएंगे और 1 ऑफ ईच, है ना। हेड या टेल आएगा तो प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। तो इस बात को समझते हैं। तो बेटा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो अपना सैंपल स्पेस क्या होता है, हेड हेड होगा या तो हेड टेल होगा या टेल हेड होगा या टेल टेल होगा, है ना। तो किसी भी एक आउटकम की अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड की बात भी करूं तो कितनी आएगी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम हेड टेल की बात भी करें तो वो भी कितना होगा 1/4, ठीक है ना। तो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4 होगी। तो अपनी ये वाली आर्ग्यूमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। सो गिवन आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। अच्छा, वो सेकंड पार्ट, इफ अ डाइस थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और इवन नंबर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। चेक करते हैं जी इस आर्ग्यूमेंट को। अ डाइस थ्रोन, तो अपना सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर हम इसमें ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर होंगे अपने क्या 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होगी, तो भाई टोटल ऑड नंबर 3 अपॉन में टोटल नंबर 6 विच इक्वल्स 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2 और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही 1/2। ओके जी, सो गिवन आर्गुमेंट इज करेक्ट। सो गिवन आर्ग्यूमेंट इज
करेक्ट। ठीक है, सो बेटा नोट करो